Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new topic that is hyperemesis gravidarum. आज हम जानेंगे कि hyperemesis gravidarum क्या होता है, इसके causes क्या हैं and इसकी management क्या है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. सो लेट्स स्टार्ट. सी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ nausea एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट गोज बियॉन्ड टिपिकल मॉर्निंग सिकनेस. इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, more than 5% of pre-pregnancy weight, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज. तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? एक सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन है जो कि नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस या नॉर्मल जो उल्टियाँ हो जाती हैं वो नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम. हाइपरमेसिस का मतलब यही है, हाइपर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा और एमेसिस का मतलब होता है उल्टी हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना. इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है. और कितना वेट लॉस हो सकता है? प्री प्रेगनेंसी वेट का 5% वेट लॉस अगर हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज कॉज कर सकता है ये कंडीशन, तो हम उसे बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम. इट इंक्लूड्स नॉजिया एंड वॉमिटिंग विद ड्राई रेचिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ड्राई रेचिंग क्या होता है? ड्राई रेचिंग का मीन्स मतलब उल्टी आने का मन तो होगा पर एक्चुअली वॉमिट होगी नहीं, और जिसकी वजह से जो अंदर म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें टीयर्स हो जाते हैं. तो ड्राई रेचिंग के साथ देखने को मिलता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, और बहुत ही सीवियर कंडीशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग अराइज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम. अब हम जानेंगे इसके कॉजेज या इटियोलॉजी क्या है. इंक्रीज्ड HCG लेवल्स स्टिमुलेट द वॉमिटिंग सेंटर इन ब्रेन. इंक्रीज्ड HCG लेवल्स, HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. इसके लेवल्स जब बढ़ जाते हैं बॉडी में, जनरली प्रेगनेंसी में बढ़ते ही हैं, तो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में. दैट इज़ वन कॉज. एलिवेटेड एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन लेवल डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड वर्सन्स नोजिया. एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है बॉडी में, एलिवेटेड लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग को वो डिले कर सकता है. डिलेड गैस्ट्रिक मोबिलिटी या मोटिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग. अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो गई है, डिले हो गई है, तो वो भी परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग को कॉज कर सकता है. फैमिली हिस्ट्री हो पहले ही हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की, दैट कैन बी अ कॉज. मल्टीपल प्रेगनेंसी कैन बी अ कॉज. मोलार प्रेगनेंसी कैन बी अ कॉज. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंजाइटी भी सिम्टम्स को बढ़ा सकती है. हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस और माइग्रेन्स इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, मोशन सिकनेस या माइग्रेन की अगर कोई हिस्ट्री है तो वो भी कर सकता है. विटामिन B6 की डिफिशिएंसी वर्स कर सकती है नोजिया की कंडीशन को. एबनॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेंसिटिविटी, अगर GI ट्रैक्ट की सेंसिटिविटी है, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी, तो वो भी एक मेन रोल प्ले करती है ऐसी कंडीशन को अराइज करने में. तो ये हो गई आपकी इटियोलॉजी. इटियोलॉजी के बाद हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे. साइन एंड सिम्टम्स में हमने फर्स्ट देखा सीवियर परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग अनरिलीव्ड बाय यूजुअल मेजर्स. बहुत ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है और यूजुअल मेजर्स से वो मीट नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है. ठीक है. इनएबिलिटी टू रिटेन फूड और फ्लूइड्स लीडिंग टू डिहाइड्रेशन. जो भी पर्सन लेगा फूड या फिर फ्लूइड, वो रिटेन ही नहीं हो पा रहा है बॉडी में, क्योंकि इंस्टेंटली वॉमिट हो जा रही है, तो सब बाहर निकल रहा है. वेट लॉस हो जाएगा मोर देन 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट, जो कि 10 to 20% भी वेट लॉस देखा गया है, हो सकता है. ड्राई माउथ, क्रैक्ड लिप्स, ये सब देखने को मिलते हैं. डिजीनेस और फेंटिंग फ्रॉम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ठीक है, डिजीनेस, फेंटिंग मतलब चक्कर आना, ये सब देखने को मिल सकता है. क्यों? क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है. रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट और डार्क या कंसनट्रेटेड यूरिन, ये देखने को मिलेगा. यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा या डार्क और कंसनट्रेटेड यूरिन आ सकता है. कीटोन्यूरिया हो सकता है. कीटोन्यूरिया क्यों होगा? स्टारवेशन हो रहा है, क्योंकि पेशेंट कुछ खा तो पा नहीं रहा है, तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स है, फैट को ब्रेक डाउन करेगी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए, और फैट का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है कीटोन्स. तो कीटोन जो है बढ़ेंगे बॉडी में, ठीक है, फैट ब्रेक डाउन की वजह से, कीटोन बॉडीज़. फिर आता है हाइपर ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन आप ऑल्फैक्ट्री से रिलेट करके देखो कि जो स्मेल करने का एक पावर होता है, एक सेंस होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये कंडीशन और बढ़ी हुई दिखती है. फिर टायलिज्म आता है. टायलिज्म क्या है? एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन होता है. और जैसे आप वो भी कह सकते हो कि ड्राई रेचिंग देखने को मिला है. ड्राई रेचिंग मीन्स वॉमिट तो नहीं हो रहा है, पर वॉमिट जैसा फील हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार ये करने की वजह से जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसका टीयर हो जाता है. ठीक है.
अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं टू मदर एंड चाइल्ड। सबसे पहले देखते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। देखो, डिहाइड्रेशन हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड फ्लूइड लॉस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जैसे कि हाइपोकैलीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम या फिर पोटेशियम की कमी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज इंक्लूडिंग विटामिन B1, थायमिन डिफिशियंसी जिसे हम बोलते हैं, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी जिसे हम बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड थायमिन डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। ठीक, वेट लॉस एक्सीडिंग 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट, रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, रीनल मतलब किडनी डिसफंक्शन हो सकता है हाइपोवोलीमिया की वजह से, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर मैलरी वीस टीयर्स। ये मैलरी वीस टीयर्स क्या होते हैं? ये वही जो ड्राई रेचिंग करने की वजह से, जब ड्राई रेचिंग हो रही है तो उसकी वजह से म्यूकोसल लाइनिंग की म्यूकोसल लाइनिंग जो म्यूकोसल लेयर है उसमें टीयर्स जो देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैलरी वीस टीयर्स। ठीक है, ड्राई रेचिंग की वजह से ये हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो कॉमन है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफन रिक्वायर्ड फॉर IV फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशंस में देखो, लो बर्थ वेट बेबी होगा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, और सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन यही है ड्यू टू पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, IUGR देखने को मिल सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद प्री टर्म बर्थ ड्यू टू मैटरनल इलनेस और कॉम्प्लिकेशंस। फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज SG इन्फेंट्स ये देखे गए हैं, एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है ये। इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज इन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड केसेस। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है बच्चे का इन केसेस में, अगर सीवियर केस अराइज हुआ है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का तो। फीटल डिमाइस मींस डेथ हो जाए ना फीटल की, और पुअर अबगार स्कोरिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सब फीटल कॉम्प्लिकेशन और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस थे। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने देखा क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में भी हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर रिहाइड्रेशन थेरेपी में IV फ्लूइड्स रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें आप नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगस लैक्टेट दोगे डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए। डेक्सट्रोस ओनली आफ्टर थायमिन सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, जो आप डेक्सट्रोस दोगे वो थायमिन सप्लीमेंटेशन के बाद देना है। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम जो भी ज़रूरी है, जितने अमाउंट में ज़रूरी है वो देना। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वंस वॉमिटिंग इज़ कंट्रोल। ठीक है, यूज़ हाई प्रोटीन लो फैट ब्लैंड फूड। ठीक, इफ़ ओरल इंटेक इज़ इनएडिक्वेट, अगर ओरल इंटेक इनएडिक्वेट है तो NG ट्यूब फीडिंग या फिर हमें नासो जिज्यूनल फीडिंग देनी पड़ेगी, या फिर TPN पे रखना पड़ेगा पेशेंट को, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे, सीवियर या प्रोलॉन्ग्ड केसेस में। फिर आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास एंटी इमेटिक्स। ठीक है, पेरिडॉक्साइन है, विटामिन B6, टॉक्सिल अमाइन ये देना है, ऑफन कंबाइंड विद पायरिडॉक्साइन। ठीक है, फिर ऑन्डनसेट्रॉन जो कि एंटीमेटिक है ये भी देना है, और मेटाक्लोप्रोमाइड ये भी एंटीमेटिक का काम करती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं H2 ब्लॉकर्स और PIP या PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में रेनिटिडीन और ओमिप्राजोल टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड इम्प्रूव सिम्टम्स। या तो रेनिटिडीन दे दो, H2 ब्लॉकर है, और या तो PPI दे दो, कोई भी ओमिप्राजोल या इसोमिप्राजोल। ठीक है, ताकि गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करके रखे वो। थायमिन सप्लीमेंटेशन देना है 100 mg IV और ओरली डेली टू प्रिवेंट वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, स्पेशली बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डेक्सट्रोस देने से पहले आप थायमिन सप्लीमेंटेशन दे दो। ठीक है, नहीं तो वर्निक्स सिंड्रोम या वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम थायमिन सप्लीमेंटेशन पहले ही दे देते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ये इसके कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट देखे, और हमने जाना कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।